हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीपन सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पीएनबी ने जो अपना एफिडेविट माननीय सुप्रीम कोर्ट में दिया है, उसको जैसा भी है पेस्ट करके हमने अपने चैनल पर डाल दिया है। आज उसमें क्या है, इन चीज़ों को लिंक करके बिना उसको पेस्ट किए हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, मेरे चैनल पर पहले तो एक दो था। आज मैंने कमेंट देखा, पता नहीं किसका था, कि मुंगेरी लाल के हसीज हमने, मतलब आदमी ड्यूअल करेक्टर में जी रहे हैं। मतलब बैंक पेंशनर जो 8 लाख पेंशनर ऑपरेशन के लिए ललायत हैं, वो मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। अब ये बैंक पेंशनर के दोनों हाथों में लड्डू हैं। ऑपरेशन हो जाएगा तो फ़ायदा उठा लेंगे, नहीं होगा तो फिर ये कहेंगे भाई हम तो पहले ही कह रहे थे। क्या क्या करेक्टर के लोग हैं। चलो जैसा भी है, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पीएनबी ने अपना जो एफिडेविट दिया है, अंत में ये कहा है उन्होंने एफिडेविट लिखने के बाद कि हम इनको पेंशन एज पर रेगुलेशन दे रहे हैं। सारे कॉन्ट्रैक्ट्स लिखने के बाद हम इनको पेंशन एज पर रेगुलेशन दे रहे हैं। इसका मतलब जो ऑनरेबल जस्टिस विक्रमनाथ जी ने यह कहा था कि इफ़ यू हैव नॉट पे यू विल हैव टू पे एज पर रेगुलेशन, यू विल हैव टू पे एज पर रेगुलेशन, इसी का जवाब देना बनता है इनका। इसका मतलब ये फंड की बात नहीं करेंगे। इनका जो भी जवाब होगा, जितने भी रेस्पोंडेंट इनके एक ही लाइन पे होगा कि हमको जो पेंशन मिल रही है एज पर रेगुलेशन मिल रही है। अब लड़ाई इसी बात पे होगी। वो कहेंगे हम एज पर रेगुलेशन दे रहे हैं, ये कहेंगे आप एज पर रेगुलेशन नहीं दे रहे हैं। अब एज पर रेगुलेशन तो यह है कि जो कुछ रेगुलेशन में लिखा है उसके अनुसार दे दिया हमने। भाई 35 में लिखा है कि 1/1/1986 से 31/10/1987 तक इस लाइन पे अपडेट होगा, हमने कर दिया। उसके बाद जो कुछ भी लिखा है वो हमने कर दिया। 10 मंथ का जो एवरेज वगैरह है वो भी हमने दे दिया। मतलब हमने जो कुछ दे रहे हैं उसके अनुसार ही दे रहे हैं, ये इनका कहना है। अब ये तो एक आर्गूमेंट का विषय हो गया। यदि ये इस प्रकार कहते हैं तो कोर्ट में बहस होगी, कोई रोक नहीं सकता। हम जो अनुमान लगा रहे थे कि फंड की बातें करेंगे, इधर निकलेंगे उधर, ऐसे नहीं निकलेंगे, क्योंकि लड़ाई इस पर होगी कि वो ये कहेंगे हम एज पर रेगुलेशन दे रहे हैं और ये कहेंगे एज पर रेगुलेशन नहीं दे रहे हैं। अब ये सिद्ध करें पिटिशनर से नहीं दे रहे हो, और वो सिद्ध करेंगे हाँ हम दे रहे हैं। तो उन्होंने एक बहुत ही चालाकीपूर्ण और शरारतपूर्ण रास्ता अपनाया। बड़ी चालाकी से कहते हैं भाई, हमारे जो पेंशनर कह रहे हैं कि हम उनको 1995 के रेगुलेशन के अनुसार पेंशन नहीं दे रहे हैं, एक बात। दूसरा ये कहते हैं कि भाई रेगुलेशन में लिखा है आप सीपीएफ के बदले पेंशन लोगे, वो भी सही है। तीसरे में आके कहते हैं 35 जो रेगुलेशन है उसमें अमाउंट ऑफ पेंशन की बातें होती हैं, तो उसमें 35, 36, 37, 38, 39 तक ऐसे कुछ रेगुलेशन हैं आपके अमाउंट, आपका जो पेंशन देने के उसमें। तो कहते 35 में जो लैंग्वेज उन्होंने लिखी अपने एफिडेविट में, वो लिखी जो 2003 में अमेंडेड लैंग्वेज थी, शैल बी अपडेटेड वेयर एप्लीकेबल, वो वाली। और उससे कहते हैं कि उससे हमने 1/1/1986 से लेकर के और 31/10/1987 अपडेट किया, यानी ये मानते हैं कि अपडेट किया। लेकिन ये 2003 का जो लैंग्वेज ले रहे हैं इससे नहीं हुआ, पहले वाली लैंग्वेज से हुआ, जो पहले नॉन अमेंडेड जो रेगुलेशन उससे हुआ था। ये तो बाद में आएगा, लेकिन इन्होंने इससे दिला करके 1/1/1986 से लेकर के 31/10/19 तक आगे फिर ये बढ़ते हैं। यानी एक में ये मान गए हाँ अपडेशन हुआ है, और यही हमें चाहिए, इतना सा चाहिए, और यही हमने कहा है कोर्ट में। आगे इसको घुमाने के लिए बड़ी चालाकी से कहते हैं कि ये जो 35/1 है ये 2002 में अमेंड हो गया। अब ये 2002 में तो नहीं, ये 2003 में अमेंड हुआ था, तभी ये नोटिफाइड हुआ था। अब उसको ये काम में लेते हैं बड़ी चालाकी से कि ये जो अमेंड हुआ था 35/1, ये केवल और केवल जो दो बेस सेटलमेंट होते हैं, एक बेस सेटलमेंट खत्म हुआ होता है जब 5-4 महीने रह जाते हैं, और एक कर्मचारी
इसमें भी काम करता है और दूसरे बेस सेटलर काम करता करता चला जाता है। और जब वो रिटायर होता है दूसरे अगले वाले में जाके, तो 5 महीने तो उसके पहले वाले सेटलमेंट में रह जाते हैं और 5 महीने दूसरे वाले हो जाते हैं। दूसरे में रिवाइज पे हो जाती है, पहले वाले रिवाइज नहीं होती है, तो उसकी जो पे कम पड़ जाती है, ये 35.1 उसके लिए है, ये कहते हैं उसमें। भाई ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ ढूंढी इन लोगों ने। मतलब कोर्ट को गुमराह करने के लिए कि जो 35.1 आपका 2003 में आया था, वो आपके अपडेशन के लिए नहीं था। वो कहते वो तो केवल और केवल 10 महीने की जो वेज होती है, 2 इंटरवीनिंग या ओवरलैपिंग जो आपके बेस सेटलमेंट होते हैं उनकी कैलकुलेट करने को, यानी उसको ख़त्म कर दिया 10 महीने की एवरेज कैलकुलेट करने के लिए। और वो कर दिया इन्होंने 1/11/1992 से लेकर के 1/9/2093 तक, ये तो एम्प्लॉयज के लिए था। और 1/7/1993 से लेकर के और 1/5/1994 ऑफिसर्स के लिए था। इस बीच का इन्होंने बताते कि 10 महीने का एवरेज लेकर के हमने उनकी पे ठीक कर दी और वो ख़त्म हो गया। वो 35.1 के लिए ख़त्म कर दिया इन्होंने। और वो कहते हैं उसके बाद कोई अमेंडमेंट आया नहीं। उसके बाद IBA ने कह रखा है भाई जब भी कोई आदमी इस प्रकार इंटरवीनिंग जो उनमें जाता है तो उसको किस प्रकार से उसको अपडेट करना, ये चुपके से उसमें कर रखा है, ऐसा वो उसमें है। अब शायद ये भूल गए ये करते करते कि इनकी ये चोरी पकड़ी भी जा सकती है। इन्होंने कोशिश ये की कि 35.1 को अपडेशन के लिए न छोड़ करके इसको 10 महीने की जो हम एवरेज पे निकालते हैं, जो पे 10 महीने का जो 2 बेस सेटलमेंट के बीच में उसको निकालते हैं, कैलकुलेशन करते हैं 10 महीने की पे का, तो वहां इसको उलझा दिया जाए और यहां उलझा करके कोर्ट में आर्गूमेंट को उलझा दिया जाए। उलझाए बहुत तरीका से है, लेकिन यह करते करते एक चीज को भूल गए। ये एक ये खुद ही कहे गए इसमें कि 1/1/1986 से लेकर के 31/10/1973 अपडेशन हुआ है 35.1 से, अपने आप खुद कह गए। जब हुआ है तो भैया आगे क्यों नहीं हुआ, और यही बात हुआ दलील दी कोर्ट में। बहुत अच्छा है। और जब आगे चलते चलते तो ये कहते हैं कि IBA ने वो कराने के लिए 2 इंटरवीनिंग इनको ठीक कराने के लिए कोई इनको चुपचाप गुपचुप कोई इंस्ट्रक्शन निकाल रखी हैं। और ये सब करते करते ये भूल गए कि इनका जो रेगुलेशन है उसमें अलग अलग किस्म की अलग अलग परिभाषाएं हैं। 35.1 अपडेशन के लिए है, लेकिन ये जो 10 महीने का एवरेज निकालने का जो जिक्र है रेगुलेशन में, वो है रेगुलेशन 38 में और रेगुलेशन 38 के पॉइंट 1 में कि 10 महीने का जो एवरेज निकाला जाएगा जब आदमी रिटायर होता है उस डेट से निकाला जाएगा पीछे का एवरेज। यदि 35.1 में जो अमेंडमेंट हुआ था, यदि एवरेज निकालने के लिए होता तो ये 38.1 में होता कि नहीं 30.1 में। यहां ये भूल गए, यहां गलती कर गए। अब क्योंकि ये मामला तो कोर्ट में आएगा, जो कोर्ट में मामला आएगा तो स्वाभाविक सी बात है हमारे वकीलों को ये पता होना चाहिए कि सही ये रेगुलेशन को ही गलत कोट कर रहे हैं, कोर्ट को मिसगाइड कर रहे हैं। 35.1 10 महीने की एवरेज पे निकालने के लिए नहीं है, उसके लिए 38.1 इसका ये गलत बयानबाजी कर रहे हैं। तो शायद ये जिस चक्कर में हमको डालना चाहते हैं खुद ही चक्कर में पड़ जाएंगे। ये मानते हुए कि हाँ इसी से अपडेशन हुआ है और आगे जो 2003 में अमेंड हुआ है उसको घुमा करके लेके जाते हैं ये 10 महीने का 2 इंटरवीनिंग सेटलमेंट के बीच में जो आदमी रिटायर होता है उसकी पे को फिक्स करने के लिए, जो उसका मतलब नहीं है। उसका मकसद 38.1 में है और वहीं होना चाहिए था, और ऐसा कोई वहाँ किसी प्रकार का अमेंडमेंट नहीं हुआ है। तो हम तो यही चाहेंगे कि ये जिस प्रकार का खेल उन्होंने खेला है उस खेल से सावधान होते हुए इन सब चीज़ों को बताते बताते ले जा करके फिर ये ले जाते हैं अंत में जा करके भाई हम तो जो पे कर रहे हैं एकदम रेगुलेशन के अनुसार कर रहे हैं, कि उनको कहना तो वही पड़ेगा जो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है, इफ़ यू हैव नॉट पेड एज पर रेगुलेशन यू हैव टू पे एज पर द रेगुलेशन।
अब एज पर रेगुलेशन ही कहना पड़ेगा कि एज पर रेगुलेशन पेमेंट कर रहे हैं हम, लेकिन इसमें से 35.1 को निकालना पड़ेगा, अदरवाइज इस पर ये जवाब नहीं दे पाए तो कोर्ट कहेगा तुम तो झूठ बोल रहे हो, और ये झूठ बोल रहे हैं। तो हम यही चाहेंगे, हल्की सी बात है कि जिस प्रकार ये गुमराह कर रहे हैं, ऐसे ही आईबीए ने माननीय सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया है झूठ बोल करके कि कोई प्रोविजन नहीं है, ये फंड बेस्ड है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के बराबर पेंशन मांग रहे हैं, इसी प्रकार से आईबीए ने दिया है। अब क्योंकि आईबीए ये कहता है 35.1 से अपडेशन हुआ है, सब कुछ बात हुई है, इसका मतलब आपका एग्रीमेंट 1993 का बिल्कुल कन्फर्म था, वो कोई फर्दर निगोशिएशन के लिए नहीं था। चंडीगढ़ हाई कोर्ट में इन्हें उल्टी दलील दी, इन्होंने ये कहा था क्लॉज 12 जो है उसका एग्रीमेंट का वो फर्दर निगोशिएशन नहीं हुआ, इसलिए वहाँ से अपडेशन को रोक दिया। वहाँ दूसरी दलील थी, आज है ये दूसरी दलील दे रहे हैं। वहाँ भी पीएनबी था और यहाँ भी पीएनबी है। हम चाहेंगे हमारे जितने वकील हैं इसके आर्गूमेंट को अच्छी तरह पढ़ दें, ये समस्या इनके सामने कोर्ट में आने वाली है। अब मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।